बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट का नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस के कम्बिनेशंस को कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अपने लास्ट लेक्चर में हम ये चीज़ देख चुके हैं कि रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दो तरह का था, सीरीज पैरेलल। और उसकी हम सारी अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो ये सारी बातें, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सी चीज़ क्या है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है, करंट डिवीजन रूल क्या है, ये सारी बातें हो गई हैं। अब इनसे रिलेटेड ना कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो एमसीक्यूज़ बच्चों को बड़े ना तंग करते हैं पेपर में, रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। कोई एज सच एमडी कैट के पेपर में कोई इतना टिपिकल एमसीक्यू देखा नहीं गया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड, मगर मार्केट के कंपटीशन के मुताबिक हमें थोड़ा सा इसको फिर भी देख लेना चाहिए कि हमें कोई, क्योंकि आसान चीज़ है, मुश्किल तो है नहीं है कि बंदा इसको कर ना सके। ये एक रजिस्टर है, इसके साथ दो रजिस्टर्स हमने और कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो कहता है जी बताएं इस सर्किट में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर ये रेजिस्टेंस 2 ओम की हो, ये रेजिस्टेंस 3 ओम की हो, ये रेजिस्टेंस 4 ओम की हो, तो बताएं रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका ये था, मैंने आपको बताया था, इसको R1 कह लें, R2 कह लें, इसको R3 कह लें। अब ये हमने कल भी ये बातें की थी कि R2 और R3 पैरेलल में है, तो देखें जो RAB है वो बराबर आएगी R1 सिंपल जो और ये ऐड हो रही है, यानी ये R1 सीरीज में होगी इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो बच्चों अब हमारे पास 2 + 3 × 4 डिवाइडेड बाई 3 + 4, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो 2 + 12 डिवाइडेड बाई 7। जब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 26 और नीचे बच्चों आ जाएगा 7, और ये आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम तो लेना आता ही होगा ना, ठीक है। तो लो जी बच्चों, इस तरीके से हमारे पास इस एमसीक्यू को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है, तो इसका जो ओवरऑल आंसर होगा वो 4 से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि अगर 28 होता तो 4 आ जाना था। तो अगर डिजिट्स की फॉर्म में आंसर लिखा होगा, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 4 से थोड़ा छोटा 3.8 समथिंग के करीब करीब आपका आंसर होगा। आप जस्ट गेस भी कर सकते हैं एमसीक्यू के आंसर। अच्छा, उसके बाद अगर रजिस्टर ट्राइएंगल की फॉर्म में लगे हों, अगर आपको याद हो हमने कैपेसिटर्स में भी ये बातें पढ़ी हैं, अगर रजिस्टर इन दी फॉर्म ऑफ ट्राइएंगल लगे हों, ये 1 ओम का हो, ये 2 ओम का हो, ये 3 ओम का रजिस्टर हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ ट्राइएंगल के इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी। इन ये जो टर्मिनल्स ए और बी होते हैं, बेसिकली इसका मतलब है कि इन टर्मिनल्स पे बैटरी लगी हुई है। अब देखें, अगर दो रेजिस्टर्स के दरमियान में कोई तीसरी तार ना निकल रही हो तो वो दोनों रेजिस्टर सीरीज में होते हैं। बहुत आसान तरीका। अब देखें, ये और ये, इनके दरमियान में एक तीसरी तार निकली है, दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, मगर इन दोनों के दरमियान में एक ही कनेक्शन है और ना कोई तार निकली है। ये दोनों किस में है बच्चों, सीरीज में। इन दोनों का सीरीज करूंगा तो ये 5 ओम आएगा। अब ये जो 5 ओम आएगा, वो 5 ओम सपोज करें ये बन गया, ये 5 ओम बन गया इनका कॉम्बिनेशन। अब वो 5 ओम इस 1 ओम के साथ पैरेलल में होगा, तो ट्राइएंगल में हम इसको क्या कर लेंगे, 1 × 5 डिवाइडेड बाय 1 + 5। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 5/6। क्या आंसर आ गया, 5/6 ओम। ये तो उस वक्त देखें अगर ट्राइएंगल के अंदर तमाम रेजिस्टर्स डिफरेंट हैं तो हम क्या काम करेंगे, जिन दो टर्मिनल्स पे बैटरी लगी है उनके अलावा बाकी दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, और उनका जो आंसर आएगा वो इस जिसके साथ बैटरी लगी है दो टर्मिनल्स के साथ, उसके साथ पैरेलल सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म। अगर मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ ऐसा ही, मगर अब की बार मैं क्या काम करता हूँ, ट्राइएंगल में हम 3 रजिस्टर्स लिखते हैं। जरा गौर से सुनते जाना, बातें छोटी छोटी मिलके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ये तमाम रजिस्टर, ये भी 1 ओम का होता है, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का। अब मैं आपसे कहता हूं जी कि ये कोई से दो टर्मिनल्स, लेट्स सपोज यही दो टर्मिनल्स हम लेते हैं, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में अब रेजिस्टेंस क्या होगी, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल ए है। अब देखें अगर तमाम रजिस्टर सेम है, एक तो देसी तरीका ये है क्या कि इन दोनों का पहले हम सीरीज सोल्व करेंगे, वो आंसर आ जाएगा 2 ओम।
ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उस 2 और 1 का पैरेलल सोल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो 2/3 ओहम। ये आपके पास आंसर आ गया आर ए बी टर्मिनल के दरमियान में रेजिस्टेंस ही आ गई। मगर इसका एक शॉर्टकट भी है इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का। अगर ट्राइंगल में तमाम रेजिस्टर सेम वैल्यू के हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला 2/3 इंटू आर होता है। आर वो रेजिस्टेंस है अगर तमाम रेजिस्टर सेम वैल्यू के हैं, तो ये फार्मूला होता है 2/3 आर। तो किसी भी ट्राइंगल में तो ये फार्मूला यूज कब होगा, व्हेन ऑल रेजिस्टेंसेस व्हेन ऑल रेजिस्टेंसेस हैव सेम वैल्यू, when all resistances have same value in a triangle। अगर ट्राइंगल में तमाम रेजिस्टर सेम वैल्यू के हों तो ये शॉर्टकट आप ज़हन में रखें। अब देखें यहाँ पे हर रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम 1 ओम की थी, तो आप डायरेक्टली इस शॉर्टकट में 1 ओम पुट कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 ओम आ जाएगा। ये ट्राइंगल के लिए बात होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब थोड़ी सी बात को हम आगे लेके चलते हैं। अगर बच्चों हमारे पास रेजिस्टर कुछ इस अंदाज में लगे हों, अगर रेजिस्टर इस तरह रेक्टेंगल की फॉर्म में लगे हों, आसान आसान बातें, ज़्यादा मुश्किल बातों की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर ये रेजिस्टर ऐसे लगे हैं और कोई से दो ऑपोजिट कॉर्नर्स के दरमियान में हमने बैटरी लगा दी, ये रेजिस्टेंस आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। चलिए अब हम वैल्यूज़ की बजाय फार्मूला बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ बताएं ए बी के दरमियान की रेजिस्टेंस क्या होगी। आप क्या काम करेंगे, देखें इनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों सीरीज़ में है, यानी कि कोई तीसरी कनेक्शन नहीं है, इसमें कोई दो तीसरा कनेक्शन नहीं है सीरीज़ में। यहाँ पे तीसरे कनेक्शन है, इसका मतलब ये और ये सीरीज़ में तो नहीं होंगे, ना ये और ये। हम क्या काम करेंगे, इस सर्किट को अब रिड्यूस कर लें। जब हम इस सर्किट को रिड्यूस करेंगे बच्चों, तो देखें ये सर्किट कुछ रिड्यूस होकर ये बन जाएगा। ये ए वाली तार है, ये बी वाली है, ठीक है। अब इनके दरमियान में हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ गई, आर और आर ये दोनों किस में है बच्चों, सीरीज़ में, तो ये आंसर आ गया 2R। इसी तरह बच्चों ये दोनों रजिस्टर सीरीज़ में है तो इनका आंसर आ गया 2R। अब ये दोनों तो, मगर ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है। आर ए बी किसके बराबर आएगा, दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लें, तो 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस आर, 2R। तो ऊपर बन जाएगा 4R स्क्वायर, नीचे आ गया 4R। तो बच्चों ये तो R इससे कटा, 4 से कटा, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, R आ गई। तो ये वैसे भी आप याद रख सकते हैं, अगर रेजिस्टर तमाम रेजिस्टर ये सेम वैल्यू के होंगे तो कोई से दो ऑपोजिट टर्मिनल्स के दरमियान की जो रेजिस्टेंस होगी वो उसी वैल्यू के बराबर आ जाती है। ये आप वैसे भी ये शॉर्टकट के तौर पे भी इसको ज़हन में रख सकते हैं। अच्छा, अगर अब हमारे पास एक और सर्किट है, क्वेश्चन हैं बस थोड़े अच्छे अच्छे सुनते जाएं। अगर यही सर्किट होता बच्चों, ये रजिस्टर होता एक, ये रजिस्टर है दूसरा, ये रजिस्टर है बच्चों तीसरा, ये रजिस्टर है बच्चों चौथा, और अब की बार मैं आपसे कहता यार ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, ये ले। अब ये रेजिस्टेंस आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। अब एडजेसेंट टर्मिनल्स मैंने आपसे पूछ ली, क्या पूछ ली है, एडजेसेंट, ये एडजेसेंट टर्मिनल्स। याद रखिएगा ये ऑपोजिट टर्मिनल्स थे, ये जो टर्मिनल्स थे ना ये क्या थे, ये ऑपोजिट, ए एंड बी क्या थे, ऑपोजिट टर्मिनल्स थे। ऑपोजिट टर्मिनल्स के दरमियान में आपने रेजिस्टेंस निकालने का ये तरीका पड़ा है। और ये ए और बी क्या है, एडजेसेंट टर्मिनल्स हैं। एडजेसेंट यानी एक के साथ वाला दूसरा। तो अगर एडजेसेंट टर्मिनल्स हों तो फिर मामला ज़रा डिफरेंट होता है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जिस रजिस्टर के दोनों टर्मिनल के साथ बैटरी लगी है उसको छोड़ें, बाकी ये तीनों देखें बच्चों ये किस में है, सीरीज़ में है। इन तीनों का सीरीज सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये सर्किट कुछ यूँ बन जाएगा। देखें ये रजिस्टर आर इधर अपनी जगह पर रहा, ठीक है। अच्छा, ये तीनों को जब आप सोल्व करेंगे सीरीज़ में, तो तीनों का सीरीज सोल्व करने के बाद एक नया आंसर आएगा, वो आएगा 3R। अब वो 3R और ये R आपस में पैरेलल में है, तो जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आर ए बी किसके बराबर आएगा, 3R इंटू आर डिवाइडेड बाई 3R प्लस आर। तो बच्चों ये बन जाएगा 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R, एक R से कट गया तो आपके पास आंसर आ गया 3/4R। इसका मतलब अगर रेक्टेंगल में तमाम रजिस्टर सेम वैल्यूज़ के हों और हम कोई से दो एडजेसेंट टर्मिनल्स के दरमियान में रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी 3/4 इंटू आर से। इसे निकलेगी 3/4 इंटू आर से।
अच्छा, अब ये 3/4 इंटू आर का मतलब ये है, अब इसको देखें आप ट्राइएंगल में, अगर आपको याद हो, अब देखें ट्राइएंगल में अगर तमाम रजिस्टर सेम वैल्यू के थे तो आपका आंसर आ रहा था 2/3 आर। अच्छा, अगर रेक्टेंगल में तमाम रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं तो आपका आंसर आ रहा है 3/4 आर, 3/4 आर। अच्छा, अगर इसी तरह पेंटागोन में लगे हों 4 में तो आपका आंसर आता है 4/5 आर। तो उसके लिए भी हम इनके लिए भी एक अच्छा सा शॉर्टकट तैयार कर लेते हैं बच्चों, और वो शॉर्टकट याद रख लें आप कि जब भी ऐसे सवाल हो कि जिसमें रजिस्टर पॉलीगॉन की फॉर्म में लगे हो, पॉलीगॉन यानी ट्राइएंगल होगी, रेक्टेंगल हो गई, पेंटागोन, हेक्सागोन, किसी भी, तो उसका तरीकेकार ये होता है n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू इक्विवेलेंट। ये ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आपको दी हुई है एक, हर एक रजिस्टर सेम, मगर ये कंडीशन ये है कि पॉलीगॉन में तमाम रजिस्टर सेम वैल्यू के हों। अगर किसी पॉलीगॉन में तमाम रजिस्टर सेम वैल्यू के हों तो आप उसकी इक्विवेलेंट निकालने का ये शॉर्टकट ज़हन में रखें। क्या? अब देखें पॉलीगॉन कितनी साइडों वाली है, लेट्स सपोज अगर ट्राइएंगल है तो ट्राइएंगल में 3 होती हैं, तो 3-1 डिवाइडेड बाय 3r, तो आपका आंसर 2/3r आ गया। अब रेक्टेंगल में 4 होती हैं, 4-1 डिवाइडेड बाय 4r, तो आपका आंसर आ गया 3/4r। अगर पेंटागोन होती तो 5-1 डिवाइडेड बाय 5r, तो आपका आंसर 4/5r आ जाना। मगर बच्चों फिर मैं बता रहा हूँ ये उस वक्त यूज़ होगी अगर तमाम रजिस्टर क्या होंगे, वैल्यू के। सिर्फ तब अगर किसी पॉलीगॉन में तमाम रजिस्टर सेम वैल्यू के हों और हमने उनके एडजेसेंट टर्मिनल्स के दरमियान में रजिस्टेंस निकालनी हो, तो बच्चों ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये शॉर्टकट आप जेहन में रख लें। अब फॉर एग्जांपल, अब देखें मैं आप लोगों को इसी तरह का एक क्वेश्चन और देता हूँ, अब जल्दी जल्दी ज़रा बताएं। अब आपको मैं सिंपल ये कहता हूँ कि यार हमारे पास ना एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर तमाम रजिस्टर, उस रेक्टेंगल के अंदर तमाम रजिस्टर 20 ओम के हैं। कितने ओम के हैं? 20 ओम के हैं। तो बताएं कोई से उस रेक्टेंगल के दो एडजेसेंट टर्मिनल्स के दरमियान में रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब उस रेक्टेंगल के दो एडजेसेंट टर्मिनल्स के दरमियान में रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब आप क्या काम करेंगे, अब आपको ना डायग्राम बनाने की जरूरत है। सपोज करें ऐसा सवाल आ गया, आप चुप करके रेक्टेंगल का तमाम रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं, तो रेक्टेंगल का फार्मूला याद रखें 3/4 आर था। 3/4 यहीं पे रहने दे, आर आपको दिया हुआ है 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 5, और आपका ओवरऑल आंसर आ गया 15 ओम। डेट इज़ योर आंसर। सिंपल, ख़त्म, बात ख़त्म। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस टर्मिनल्स के क्रॉस रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बाकी जो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर रजिस्टर इस तरह से लगे हुए हैं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी हमने कैपेसिटर्स में भी पढ़ा था, जस्ट आपको फिर भी हिंट के तौर पे बता देता हूँ, बस ये रूल याद रख लें। अगर ये रजिस्टर्स आर इस वक्त ये तीनों सीरीज़ में है, मगर अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, हर रजिस्टर को ऐसे एक दूसरे के साथ ये, और अब मैं कहता हूँ जी बताएं ये रजिस्टर्स किस में है, तो याद रखिएगा अब ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में, अब ये तीनों रजिस्टर किस में है, पैरेलल में। ये और ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में है, और हमारा जो सर्किट है याद रखिएगा ये रिड्यूस होके ये बन जाता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और हमारा जो ओवरऑल आंसर आता है आर इक्विवेलेंट, वो हमारा आ जाएगा पैरेलल। एन रजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगे हों तो R/3 इसका फार्मूला था। अच्छा, अगर हम इसी तरह बच्चों, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट अगर आपको याद हो, ठीक है, अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सर्किट के भी, क्या ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये जरा गौर से देखिएगा। ये एक रजिस्टर लगाया मैंने, इस रजिस्टर से एक इधर कनेक्शन निकाला, एक इधर कनेक्शन निकाला, इसी से एक कनेक्शन इधर निकाला, एक कनेक्शन इधर निकाला, और ये देखिए मैं कहता हूँ तमाम रजिस्टर आर 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 हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनल्स, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। क्या ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो पहली बात तो याद रखिएगा, दिस सर्किट इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस सर्किट इज नॉट WSB। ये सर्किट WSB यानी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। उसकी वजह ये है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम दो ऑपोजिट कॉर्नर्स के दरमियान में बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे तो दो एडजेसेंट टर्मिनल्स के दरमियान में हम बैटरी लगा रहे हैं ना, ठीक है। रजिस्टर के साथ जो एक ही रजिस्टर के साथ दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट हैं, तो लिहाजा ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट नहीं है। इस सर्किट को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में, ये ऊपर वाले दोनों, ये नीचे वाले दोनों भी सीरीज में। ये सर्किट जब रिड्यूस होगा तो ज़रा देखिएगा माहौल इसका कैसा बन जाएगा। ये सेंटर वाला रजिस्टर आर, वैसे ही जब ऊपर वाले दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2R आएगा। ये लो जी, हमने 2R लगा दिया, ये R लगा दिया। इसी तरह नीचे भी कितना आएगा बच्चों, 2R आएगा। ये लो, ये 2R आ गया।
और ये हमारे पास ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो आपको मैं तरीका बता चुका हूँ, 1/r(ab). अब बच्चे कहेंगे सर शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि 2 रेजिस्टर्स का ही है, तो 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r। जब आप नीचे एलसीएम लेंगे नीचे आ जाएगा 2r, ठीक है, तो इधर ऊपर बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 1, तो आपका आंसर हो गया 4/2r। तो आपका आंसर आया 2/r। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 1/r(ab) का आंसर आया ना आपके पास 2/r। तो बताओ फिर r(ab) कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास r/2। तो लें जी, ये आपके पास r/2 आ गया। कितना आ गया, r/2 आ गया। तो इस तरीके से आपने ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली है। मगर अगर बच्चों इसी सर्किट में थोड़ी सी अब हम ये तब्दीली करें, अगर इसी सर्किट में हम थोड़ी सी तब्दीली ये करें, ये सर्किट वाले सवाल मैं आपको इसलिए करवाई जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चलो आप लोग फिर भी अच्छे तरीके से कर लें कि अगर कई बच्चों ने किसी जगह पे प्रैक्टिस कर ली और उनसे ये नहीं हुए, ये लें। अगर बच्चों ये रजिस्टर्स इस तरह से लगे हों, अब ये जो सर्किट मैं आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, ये जो सर्किट है इसमें अब देखें ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब आप देखें कि जिन 2 टर्मिनल्स के दरमियान में हमने ये गैल्वानोमीटर यहाँ पे लगाया होता था और बाकी 2 के साथ बैटरी लगी है, दैट इज WSB। ये सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट। अब इस सर्किट में एक बात याद रखें, व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर तमाम रजिस्टर सेम वैल्यू के हों, क्या बोला मैं, अगर तमाम रजिस्टर सेम वैल्यू के हों तो शॉर्टकट तौर पे याद रखें कि उनके टर्मिनल्स के दरमियान में जो रेजिस्टेंस आती है वो भी उसी वैल्यू की होती है। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो रजिस्टर होता है ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है और हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो देखें ये ए है, ये ख़त्म हो गई है और हमारे पास ये कुछ इस तरह से बचेगा, ये बी है, ये ए है। देखें जब ये तार ख़त्म हो जाएगी तो ये दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में। ये दोनों भी किस में आ जाएंगे, सीरीज़ में। तो इनका सीरीज़ कितना आएगा 2r, इनका सीरीज़ भी कितना आएगा 2r। तो अगर आप 2r और 2r का पैरेलल सोल्व करने बैठेंगे तो तरीका ये होगा, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, नीचे दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो आंसर आ गया 4r² डिवाइडेड बाय 4r। तो बच्चों आपके पास ए बी टर्मिनल के दरमियान में जो रेजिस्टेंस आ गई वो आ गई r। तो ये बच्चों इस तरीके से देखें, आपने शॉर्टकट के ज़रिए से भी करके देख लिया तो आपका आंसर और यानी वैसे भी करके देखा। अच्छा, अगर ये 10 ओम होता, ये भी 10 ओम होता, ये भी 10 ओम होता, ये भी 10 ओम होता। अब कई दफ़ा अंदर वाला डिफरेंट दे देता है, भाई अंदर वाले से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो बताएं RAB भी कितना आना था, हमारा आंसर भी 10 ओम ही आना था। ओके, लो जी, ये तो बातें हो गई हैं जी बड़ी आसान आसान। अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, इफ़ अ रजिस्टर, इफ़ अ रजिस्टर, गौर से सुनिएगा, ऑफ रेजिस्टेंस आर, इफ अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू, इज कट इनटू n इक्वल पार्ट। अगर हम किसी रजिस्टर को n इक्वल पार्ट्स में कट कर दें, द रेजिस्टेंस ऑफ, बच्चों क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी। रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज गिवन बाय, जो हर पार्ट होगा बच्चों उसकी रेजिस्टेंस बराबर होगी, जितनी रेजिस्टेंस दी गई है उसको n से डिवाइड कर देंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि देखें रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो बच्चों जब आप लेंथ को n टाइम्स, यानी जितना आप लेंथ को डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज ही करनी है। तो लेंथ के डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस ने क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो अगर आप लेंथ को उसको कट कर देंगे n पार्ट्स में तो रेजिस्टेंस भी n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, हर पार्ट की रेजिस्टेंस r/n आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी अगर मैंने किसी वायर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो अब हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस होगी वो r/10 होगी। कितनी होगी, r/10 होगी। और अगर मैं कहता हूं जी अ रजिस्टर ऑफ 20 ओम इज कट इनटू 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, कितने रजिस्टर को, 20 ओम के रजिस्टर को। अब हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 20/3, 20/3।
ओम, डेट इज योर आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी वायर को अगर कट करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ता है, और वो ये फर्क, अभी बात करूंगा रेजिस्टिविटी की भी आगे के, वो सेम रहती है क्योंकि वो मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और कट करने से नेचर थोड़ी चेंज होती है। अभी वो होगी बात आगे, मुझे पता है कई बच्चों के दिमाग में फौरी तौर पे ये सवाल भी आ गया होगा। चलो, हौसला रखो। अच्छा बच्चों, इसके बाद थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, एक रेजिस्टेंस है आर, और से सुनिएगा, उसको मैंने कट किया इनटू 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया। अच्छा, और उसके बाद दीज पार्ट्स आर ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल, और उन पार्ट्स को मैंने ज्वाइंट करके बच्चों क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल बना दिया। और अब मैं कहता हूं बताएं ट्राइंगल के कोई से दो कॉर्नर्स के दरमियान में, कोई से दो कॉर्नर्स के दरमियान में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। अब ये पेपर में आपको सवाल ऐसे थोड़ी लिखा आएगा, वो सवाल ये देगा रजिस्टर आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इफ दीज पार्ट्स आर ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल। अब बच्चे क्या काम कर, ये चुप करके वो फार्मूला लगाते हैं 2/3 इंटू आर। भाई सुने मेरी बात गौर से, वो फार्मूला नहीं लगेगा। हम पहले इसको टेक्निकली जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखें क्या काम करेंगे हम, एक वायर थी रेजिस्टेंस आर, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट बन जाएगा r/3 r/3 r/3, हर पार्ट r/3 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 का बन गया। अच्छा, अब इन पार्ट्स को हमने लगा दिया ट्राइंगल में, इन पार्ट्स को अब हमने किस में लगा दिया, ट्राइंगल में लगा दिया। यानी यहाँ पे जो रजिस्टर है, यहाँ पे जो रजिस्टर है, यहाँ पे जो रजिस्टर, ये भी r/3 का है, ये भी r/3 का है, ये भी r/3 का। कोई से दो टर्मिनल्स के दरमियान में रेजिस्टेंस निकालनी है, सपोज करें इन दो के दरमियान में निकालनी है, ये दो टर्मिनल, एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी, इनके दरमियान में हमने निकालनी है। अब बात वही है कि ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में, तो आपका आंसर आ जाएगा 2r/3। और जब हमने अब ओवरऑल आंसर निकालना है तो RAB बराबर आएगा r/3, और ये 2r/3 ये दोनों पैरेलल में हैं, डिवाइडेड बाय r/3 प्लस 2r/3। अब देखें ऊपर आंसर बन जाएगा 2r² डिवाइडेड बाय 9, और नीचे कितना बन जाएगा बच्चों, नीचे कितना बन जाएगा 3r/3। ये 3 से कटा, r इससे कटा, तो आपके पास आंसर बच गया 2/9r। ये आपके पास आंसर बचा है। अब तो इसका एक शॉर्टकट ये है, अगर वायर को अब हम कट कर दें, ठीक है, और वायर को कट करके अगर हम ट्राइंगल की फॉर्म में लगाएं, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला याद रखें, n-1/n² इंटू आर, ये फार्मूला। अब देखें ट्राइंगल में कितनी साइडें हैं, 3, तो ये 3-1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू आर। तो बच्चों ये अगर रेक्टेंगल की फॉर्म में लगा देते, इसी तरह अगर हम वायर को कट करके इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल लगा दें। अब देखें अगर तो हमने ट्राइंगल की फॉर्म में लगा दिया, तो ट्राइंगल की फॉर्म का शॉर्टकट क्या बन गया, हमारे पास आंसर आ गया 2/9r, वहाँ पे आता था 2/3r अगर आपको याद हो। अच्छा, अगर हम रेक्टेंगल की फॉर्म में लगा देते हैं या स्क्वायर की फॉर्म में लगा देते हैं, वैसे तो चारों साइड्स के रेशियो अगर सेम करनी तो रेक्टेंगल की बजाय स्क्वायर का वर्ड यूज़ करेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/16r। उसकी वजह नीचे तो चारों साइड जो जितनी साइड है उसका स्क्वायर ऊपर उस साइडों में से एक माइनस कर देंगे, 3/16r। फॉर एग्जाम्पल अब देखें मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यार हमारे पास एक 100 ओम का रजिस्टर है, हमने क्या काम किया, उसको कट किया 4 इक्वल पार्ट्स में, कट किया 4 इक्वल पार्ट्स में, कट किया, और उसके बाद हमने उनको ज्वाइंट कर दिया तमाम पार्ट्स को इन अ स्क्वायर, एक स्क्वायर में ज्वाइंट कर दिया। और अब मैं आपसे कहता हूं स्क्वायर के एडजेसेंट टर्मिनल्स, वर्ड में बोल रहा हूं एडजेसेंट टर्मिनल्स के दरमियान में रेशियो बताएं। अगर कोई डिफरेंट कॉर्नर्स हैं फिर आपको वो वाली वैल्यूज पुट करके उसको सोल्व करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। लो जी, अब हमने क्या काम किया है, अब हमें पता है स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात कर दी है, तो फार्मूला ये यूज होना है।
तो हम चुप करके बस क्या काम करेंगे फार्मूले में, देखें 100, ये 3/16 इंटू 100 हमारा आंसर आ गया, ख़त्म। अब जिस बच्चे को तो शॉर्टकट याद है उसकी तो ज़िंदगी सुकून में आ जानी है। एडजेसेंट टर्मिनल्स के दरमियान में निकालनी है, तो 3/16 इंटू 100, बात ख़त्म। तो हमारा आंसर आ गया 300 डिवाइडेड बाय 16 ओहम। क्या ख्याल है? ऐसा ही है बच्चों। अच्छा, मगर अगर बच्चों ये देखें, अगर ये देखें, अब इसको थोड़ा टेक्निकली भी सॉल्व करें ना। अगर 100 ओहम का रजिस्टर था, आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट 25 ओहम 25 ओहम 25 ओहम का होगा। 25 ओहम के हमारे पास 4 रजिस्टर्स अब बन गए हैं, ठीक है, 25 ओहम के 4 रजिस्टर्स। अब हमने ऊपर से उनको कनेक्ट कर दिया किसकी फॉर्म में, एक डब्बे की फॉर्म में, ठीक है। अब ये देखें, ये भी 25 ओहम का है, ये भी 25 ओहम का है, ये सारे रजिस्टर 25-25 ओहम के हैं। कितने ओहम के हैं बच्चों? 25-25 ओहम के। अब देखें, अगर ये 25-25 ओम के तमाम रजिस्टर्स और कोई से दो के दरमियान में पूछता हूँ, तो वही बात होगी, इन तीनों का सीरीज सॉल्व करें, जो आंसर आएगा उसका इसके साथ पैरेलल में ले लेना, ये आपका आंसर 300/16 ओम आ जाएगा, बात खत्म। अच्छा, और अगर कोई से दो ऑपोजिट के दरमियान में पूछ लेता, फिर वही आपको पता है 25-25 और 25-25 का पैरेलल सॉल्व करें, पहले सीरीज सॉल्व करें, फिर उनका पैरेलल सॉल्व करें, तो आप कैलकुलेट कर ले, तो वो आपको पता है आर के बराबर आंसर आ जाता है। वो हमने आपको बताया था तरीका। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक और बात, अगर मैं क्या काम करता हूँ, गौर से सुनिए। एक रजिस्टर है आर, मैंने उसको कट किया एन इक्वल पार्ट्स में, एन इक्वल पार्ट्स में मैंने उसके रजिस्टर बना लिए, और अगर मैं उन तमाम पार्ट्स को एंड टू एंड जोड़ दूं, एंड टू एंड ज्वाइंट कर दूं, एंड टू एंड से मुराद है सीरीज में जोड़ दूं, तो बताएं बच्चों क्या बनेगा? अगर मैं उन तमाम रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दूंगा, तो अब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों? वो उसी रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। उसकी वजह, क्योंकि भाई देखो, आपने एक रजिस्टर को एन पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट की रेजिस्टेंस, अब देखिए इसका इसका सोल्यूशन क्या है, हर पार्ट की रेजिस्टेंस आएगी आर बाई एन, आर बाई एन, आर बाई एन। जब आप उन तमाम रजिस्टर्स को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? ऐड, तो नीचे भी एन है, वो ऐड होके ऊपर भी एन आएगा, वो एन एन से कट जाएगा, दोबारा आपका आंसर आर बाई आर ही आ जाएगा। एक ये बात तो याद रखिएगा, अगर किसी रजिस्टर को एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उन पार्ट्स को हम सीरीज में लगा दें, तो हमारा जो आंसर आता है वो दोबारा से वही रेजिस्टेंस आ जाएगी जो शुरू वाली रेजिस्टेंस हमें दी थी। मगर अगर मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस आर है, उसको मैंने क्या किया, कट किया एन इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? एन इक्वल पार्ट्स में कट किया, और कट करने के बाद मैंने उनको ज्वाइंट कर दिया जी, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड ज्वाइंट कर दिया। साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल की बजाय साइड बाय साइड लिखा हो तो वहाँ पे परेशान ना हो जाना। अब कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो याद रखिएगा अब जो फार्मूला होगा वो आर ओवर एन स्क्वायर होगा। वो कितना होगा बच्चों? आर ओवर एन स्क्वायर। अगर आप किसी रजिस्टर को एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उनको आप क्या करते हैं, पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर ओवर एन स्क्वायर आएगा। इसकी थोड़ी सी लॉजिक देखें। बेसिकली हमें ये पता है कि अभी ना, ये देखें, ये तमाम ऊपर वाले में देखें, इन दोनों में मैं आपको दोबारा से समझा दूं, इसमें हर रजिस्टर कितना आ रहा था? अब आर बाई एन। हमें पता है अगर तमाम रजिस्टर सेम वैल्यू के हों तो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला कितना होता है? एन आर। मगर यहाँ पे जो आर आ रहा है हर रजिस्टर, वो अब आर थोड़ी है, वो तो आर बाई एन आ रहा है तमाम पार्ट्स। जब मैं आर बाई एन पुट करूंगा तो देखिए एन एन से कट गया था, आपके पास आर ही बचा था। इसी तरह जब पैरेलल में तमाम रजिस्टर अगर सेम वैल्यू के हों तो आर इक्विवेलेंट का देसी फार्मूला क्या होता है? आर ओवर एन। मगर हमारे इस केस में आर जो है वो, तो जब हमने उसको एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो सारे पार्ट्स आर बाई एन के हो गए हैं। तो इधर हर पार्ट की रेजिस्टेंस आर बाई एन है, इधर देखें आर बाई एन आ गया, नीचे ऑलरेडी एन है, तो ये जब एन नीचे वाले एन से आके मल्टीप्लाई होगा तो आर ओवर एन स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला फार्मूला भी बन जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं? लें जी, ये तो हो गई बात सारी रजिस्टर्स की कि कौन से पैरेलल में हैं, कौन से सीरीज़ में हैं, इनका क्या चक्कर है, ठीक है, किसी के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है, ये सारी बातें आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पुत्र पता होनी चाहिए। अब आखिरी क्वेश्चन इसका मैं आपसे एक और पूछूंगा, फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बच्चों एक 100 ओम का रजिस्टर है। कितने ओम का रजिस्टर है? 100 ओम का रजिस्टर है। मैंने क्या काम किया, इस रजिस्टर को मैंने कट कर दिया 10 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में कट किया, और उसके बाद उन पार्ट्स को मैंने साइड बाय साइड जोड़ दिया, और उन पार्ट्स को मैंने साइड बाय साइड जोड़ दिया। तो बताएं उन तमाम पार्ट्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? अब मैं स्टेटमेंट लिखने की बजाय ना ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखें, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 100 ओम का रजिस्टर था, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है,
हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाएगी। हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 10 ओम। अब तरीका क्या है कि अगर किसी वायर को कट करके हमने उसके पीसेस किए हैं और उनको पैरेलल में जोड़ा है, तो उसका शॉर्टकट था R/N²। अब जो हमारे पास हर पार्ट की रेजिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, वो नहीं हमने पुट करनी, वो तो हम यहाँ पे फार्मूला बनाते वक्त पुट करते हैं। हमें जो वायर की रेजिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है, 100। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 में, तो 10 का स्क्वायर ले लो, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 1 ओम। फिर सुन लें, इधर बच्चे गड़बड़ करते हैं। जब शॉर्टकट के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है ना, तो फिर आपको जो रेजिस्टेंस दी हुई है वो पुट करनी है। आप शॉर्टकट के अंदर आप वो रेजिस्टेंस पुट करेंगे जो आपको दी गई है। वो तो इस फार्मूले के अंदर हम हर पार्ट की रेजिस्टेंस पुट करते थे ना, ये पार्ट की रेजिस्टेंस, ये पार्ट की रेजिस्टेंस। जब आप एक शॉर्टकट बना चुके हैं तो फिर शॉर्टकट में तो आप इधर पार्ट की रेजिस्टेंस नहीं पुट करेंगे, तो जो दी हुई रेजिस्टेंस है वही पुट करेंगे ना। ओके बच्चों, और वैसे भी देखें ये 10 पार्ट्स हैं, हर पार्ट की रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका मतलब 10 ओम के 10 रजिस्टर हैं। तो अगर पैरेलल में लगा दोगे यार, 10 ओम के 10 रजिस्टर को पैरेलल में लगा दोगे तो जाहिर बात है आंसर 1 ओम ही आएगा। कैलकुलेट करके देख लें। लें जी, ये था बच्चों सारा तरीका आपके रजिस्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के टिपिकल एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। इसके बाद अब हम थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी, इसको बच्चों स्टडी करने के लिए क्या बात है, सबसे पहले तो एक बात सुने, किसी भी रेजिस्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अ सब्सटेंस, इसका एक दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों इसका नाम क्या है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम यूं करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वन क्यूबिक मीटर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी 1 क्यूबिक मीटर सब्सटेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, अब 1 क्यूबिक मीटर से मुराद ये है कि उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और किसी भी कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जाहिर बात है उसका जो वॉल्यूम होगा 1 क्यूबिक मीटर ही होगा। तो अगर कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, उतने हिस्से में किसी भी कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। याद रखिएगा, इसको इसका रिलेशन निकालने के लिए हमें पता है कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अब ये बात अगर आपको पता है तो इसको मैं इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 का नाम देते थे और इसको हम बच्चों 2 का नाम देते थे। अच्छा, इसी से रिलेटेड दो बातें यहाँ पे एमसीक्यूज के हवाले से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वायर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वायर। जिस वायर की लेंथ ज्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। और अगर एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ जो एरिया थिन वायर होती है, जो वायर का एरिया कम होता है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ जो थिन वायर होती है इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द थिक वायर। थिक वायर का एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। तो रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर। ये दो एमसीक्यूज बड़े मशहूर यहाँ से बन जाते होते हैं। अच्छा, अगर हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो हम ये कहते हैं बच्चों, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये जो फार्मूला है ना बच्चों हमारे पास, रो एल ओवर ए, इस रो को अब हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम बच्चों क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं कहता हूं बच्चों इस रेजिस्टिविटी के यूनिट निकालें, ठीक है, तो याद रखें, जरा गौर से सुनते जाएं बातें, इस रेजिस्टिविटी के यूनिट कैसे निकलेंगे। अगर अब यहां से यूनिट निकालने की अगर इसकी बात करें तो रेजिस्टिविटी का पहले तो फार्मूला बराबर आएगा रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है, ये मीटर इससे कट गया, हमारे पास आंसर आ गया ओहम मीटर। रेजिस्टेंस के अगर आपको याद हो, हम जो कल यूनिट निकाल चुके हैं रेजिस्टेंस के, वो हमने क्या पढ़े थे,
रेजिस्टेंस का जो हमने बेस यूनिट पढ़ा था, क्या हमने कल रेजिस्टेंस का बेस यूनिट पढ़ा था? तो वो कल वाले लेक्चर में से जाके आप रेजिस्टेंस का जब बेस यूनिट देखेंगे तो वो बेस यूनिट था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड और पर स्क्वायर एम्पेयर, और साथ में बच्चों ये आ गया मीटर। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये किलोग्राम मीटर क्यूब पर क्यूबिक सेकंड पर स्क्वायर एम्पेयर बन गया। तो ये बच्चों हमारे पास रेजिस्टिविटी के यूनिट्स आ गए, बेस यूनिट्स। अगर डायमेंशंस की बात करेंगे एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी। मगर ये तो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। रेजिस्टिविटी का ये जो आपने भी फार्मूला पढ़ा है ना बच्चों, इस फार्मूले में से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ देखिए रेजिस्टिविटी का आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, आप जो रेजिस्टिविटी का देसी फार्मूला या रेजिस्टेंस का बल्कि आपने जो फार्मूला ये पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का, ये है R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर एल स्क्वायर लिख देता हूँ और नीचे ए एल लिख देता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब उसका आसान काम ये हो गया, ऊपर रेजिस्टिविटी है, एल स्क्वायर है, और नीचे ए एल जो होता है ये मिलके वॉल्यूम बन जाता है। क्या बन जाता है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम, ये रो डेंसिटी, ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी है, एल स्क्वायर वैसे ही है। वॉल्यूम जो होता है, आपको पता है जो वॉल्यूम होता है ये मैस ओवर डेंसिटी होता है। अब वो डेंसिटी का सिंबल भी रो होता है, रेजिस्टिविटी का सिंबल भी रो। ये जो सिंबल ऐसे टेढ़ा सा करके लगा रहा हूं भाई, इसको रो समझें आप, ये रो, ठीक है। अब ये भी दोनों का सिंबल सेम होता है, इसलिए मैंने फर्क करने के लिए, दोनों में डिफरेंस करने के लिए क्या किया है, डेंसिटी को डी बोल दिया और रेजिस्टिविटी को रो ही बोला है। तो ये बन जाएगा रो यानी रेजिस्टिविटी, डेंसिटी, लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैस। तो याद रखिएगा ये फार्मूला रेजिस्टेंस का कब यूज होगा, अगर आपको एक वायर का मैस दिया हो, लेंथ दी हो, और ये डी डेंसिटी है, डेंसिटी दी हो, और किसी वायर जिस मटेरियल की बनी है उसकी रेजिस्टिविटी दी हो, तो इस तरीके से हम उसकी रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह एक और रिलेशन भी यहाँ से बन सकता है कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो क्या देसी फार्मूला है, रो एल ओवर ए। अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं एरिया से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। पहले मैंने लेंथ से करवाया था, अब एरिया से, तो ऊपर बन ये बन गया एरिया स्केयर। अच्छा, और लेंथ इनटू एरिया मिलके ये बन जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया का स्केयर अपनी जगह पर, ठीक है। अब वॉल्यूम की जगह पे हम लिख देते हैं मैस ओवर डेंसिटी। तो रो वॉल्यूम की जगह पे आया, मैस ओवर डेंसिटी इधर आ गई, और साथ में आ गया एरिया का स्केयर। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चला डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय, सॉरी, मैस इंटू रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू एरिया का स्केयर, ये भी रेजिस्टेंस का एक फार्मूला बन गया है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है। और हाँ, इसको अगर मैं मज़ीद थोड़ा सॉल्व करूँ, ये रेजिस्टिविटी, ये मैस, और अगर वायर, क्योंकि आमतौर पे हम सर्कुलर चीज़ लेते हैं तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बनेगा पाई स्क्वायर, कितना बन जाएगा, पाई स्क्वायर, और आर स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे आर की पावर 4 बन जाएगा, आर की पावर 4 बन जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये एक फार्मूला आ गया है। अब ये फार्मूलाज कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये देखें, ये यूज़ होगा जब आपको रेजिस्टिविटी दी होगी, मैस दिया होगा, डेंसिटी दी होगी, और वायर का रेडियस दिया होगा। ये यूज़ होगा, रेजिस्टिविटी दी होगी, डेंसिटी दी होगी, ठीक है, मैस दिया होगा। ये तीनों चीज़ें दोनों में सेम है, फ़र्क ये है कि अगर रेडियस दिया है तो ये, लेंथ दी है तो ये ऊपर वाला यूज़ होगा। ये विद रिस्पेक्ट टू लेंथ है, ये विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये दोनों फार्मूलाज आप लोगों को अब पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ज़रा सुनिएगा गौर से। क्वेश्चन एक जगह पे ये देखा गया था, इसलिए मैंने कहा चलो बच्चों को बता दें ये चीज़, क्योंकि ना ये मुश्किल है तो जनरल सी बात है। गौर से सुनिएगा। कहता है जी, दो कंडक्टर्स हैं ए और बी, टू कंडक्टर्स ए और बी,
क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 2 कंडक्टर्स हैं, एक है ए, एक है बी, ठीक है? अच्छा, उनके मास भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है। सेम उनकी क्या-क्या चीज़ें सेम है? मास भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है। अब देखिए मैंने 3 चीज़ें खुद बोल दी हैं सेम है, सवाल में मैं बोल रहा हूँ। अगर ए की जो लेंथ है, अगर लेंथ ऑफ ए वो डबल हो लेंथ ऑफ बी के, ठीक है? तो बताएं रेजिस्टेंस ऑफ ए जो होगी वो कितनी होगी बी के लिहाज से? रेजिस्टेंस ऑफ ए कितने टाइम्स होगी रेजिस्टेंस ऑफ बी के? ये क्वेश्चन है आपके पास पूरा। लो जी, तो अब हम डब्बे में ज़रा पैक कर देते हैं। ये क्वेश्चन अब आपसे पूछा है। अब अगर तो जिस बच्चे को तो फार्मूला पता चल गया, अब उसके लिए तो भाई ये मसला ही कोई नहीं। सबसे पहले वो देखेगा लेंथ की बात हो रही है तो फौरी तौर पे ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेगा, डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, डेंसिटी, लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। अब ये 3 चीज़ें उसने बोल दी है कांस्टेंट हैं, तो रेजिस्टेंस का लेंथ के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन गया। तो यहाँ से क्या पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा कि आर ए डिवाइडेड बाय आर बी किसके बराबर आएगा? लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब जो लेंथ ऑफ ए है वो 2 टाइम्स है लेंथ ऑफ बी के, और नीचे एल बी है और इसका होल स्क्वायर, एल बी से कट गया तो 2 का स्क्वायर 4 आया। तो यहाँ से पता चला आर ए जो है वो 4 टाइम्स आर बी आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमने इस एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया। फिर अगर मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे देता हूँ और मैं कहता हूँ चलो भाई इसको भी सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं क्या काम कहता हूँ, गौर से सुनिएगा। बाय कीपिंग द मास ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट इफ रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड। अगर मैं कंडक्टर का मास कांस्टेंट रख के रेडियस को डबल कर देता हूँ, रेडियस को क्या कर देता हूँ? डबल कर देता हूँ। मास को कांस्टेंट रख के रेडियस को डबल कर देता हूँ, तो अब जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी वो क्या होगी? ये ले। अब आप देखिए मैंने रेजिस्टेंस आपसे पूछी है मगर मास और रेडियस की इंफॉर्मेशन देके। अब कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें आपने मास और रेडियस दोनों पढ़े हैं? तो सर जी वो रेजिस्टेंस का फार्मूला है रेजिस्टिविटी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी पाई स्क्वायर रेडियस की पावर 4। और यहाँ से क्लियरली हमको नज़र आ रहा है बच्चों, क्या नज़र आ रहा है कि रेजिस्टेंस का रेडियस की पावर 4 के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो आप क्या काम कर रहे हैं? आप रेडियस को डबल कर रहे हैं, तो यानी 2 की पावर 4 बेसिकली बन जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/16। इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है, जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी वो पहली वाली रेजिस्टेंस से 16 गुना कम आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी वो बराबर आ जाएगी R/16 के बराबर आ जाएगी, R/16 के बराबर आ जाएगी। तो लो बच्चों ये इस तरीके से ये क्वेश्चन था जो कि अब आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन अचानक से मेरे जहन में आ गया है। क्वेश्चंस बड़े हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस बहुत हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर हम किसी वायर को, ठीक है जी, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर, मैं उस वायर को बेंड कर देता हूँ, बेंड कर दिया इन सर्कल, एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। अब मैं कहता हूँ रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायामीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के डायामीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी होगी? बड़ा मशहूर सवाल है ये। देखें, जब आप किसी वायर को, ये सपोज करें एक सर्कुलर वायर है, मतलब एक वायर थी, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस थी आर, ये आपने उसको ऐसे सर्कल में बेंड कर दिया। अब जो सर्कल का डायामीटर होता है वो तो ये वाली लाइन होती है। अब डायामीटर जो होता है सर्कल का, ये ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब इसके ऊपर वाला हिस्सा r/2 होगा, इसका ये वाला हिस्सा भी r/2 होगा। तो आपका यही सर्किट बच्चों रिड्यूस होके कुछ यूं बन गया। ये डायमीटर वाली लाइन है, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है ये R/2 है, इसके नीचे की भी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है? R/2 है, हाफ हो गई है ना रेजिस्टेंस। अब इसके डायमीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? उसका फार्मूला क्या होगा? ऊपर दोनों का पैरेलल, पैरेलल है, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और नीचे दोनों को ऐड कर दें। R/2 जमा R/2 ऊपर बन जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और नीचे जस्ट आर बचेगा। ये आर इस आर से कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया करेगी वो पहले से 4 गुना कम आएगी, वो पहले से 4 गुना कम आ, यानी कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/4। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि यार एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस है 16 ओहम, मैंने उसको सर्कल में बेंड कर दिया है,
अब सर्कल में बेंड करके उसके डायामीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो हम उसके लिए फार्मूला डायरेक्ट 16 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 4 ओम आएगा। यानी अब पेपर में बैठ के आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जस्ट शॉर्टकट के तौर पे याद रखें और ज़िंदगी में सुकून हासिल करें। लो जी, ये बातें हो गई, अभी हमने रेजिस्टेंस के इस रिलेशन को, छोटे से रिलेशन से जो शुरू की हैं। अच्छा, इसके बाद याद रखें बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको एक बताने जा रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो होती है बच्चों, ये प्रॉपर्टी ऑफ द वायर होती है। अब जो बात बताने लगा हूँ इसको ज़रा बड़े ध्यान से और गौर से समझ लेना। देखें, जो रेजिस्टेंस होती है बच्चों, रेजिस्टेंस, इसके बारे में याद रखें, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर। ये प्रॉपर्टी होती है वायर की, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर होती है, ठीक है। और ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, इनवर्स रिलेशन भी होता है। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स इसका रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर का, और इन केस ऑफ कंडक्टर्स इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। अच्छा, अब जो बच्चों बात आती है रेजिस्टिविटी की, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है जी। यानी ये नेचर मटेरियल की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर अब मैं बात करता हूं रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर है ये। और बच्चों ये याद रखें किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, याद रखें बच्चों ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करती है। और वही बात कंडक्टर्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन होगा, डिपेंडेंट वाली, ठीक है। और इसका रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कंडक्टर्स के केस में वही डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इसका भी ग्राफ हम आपको बताएंगे कि लीनियर ग्राफ होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर। हमारी बुक में इसका छोटा सा एक ग्राफ भी बना हुआ है, अगर कभी आपको ज़िंदगी में वो कॉपर वाला ग्राफ का इतफाक हुआ हो, तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में लिया गया है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आगे जाके इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। ये ग्राफ आप लोग इसका देख सकते हैं, बुक के अंदर भी ड्रॉ किया गया, बस इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। और याद रखें इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। ये लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा। ये वायर की लेंथ, वायर के एरिया के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती रेजिस्टिविटी, ये इंडिपेंडेंट होती है लेंथ और एरिया एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर में यही लेंथ और एरिया वगैरह ही आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं कि यार मैंने, अब क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि एक वायर है, मैंने उसको, एक वायर है, ठीक है, उसको मैंने कट कर दिया इनटू n इक्वल पार्ट्स, मैंने उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो याद रखिएगा हर पार्ट की रेजिस्टेंस तो r बाई एन होगी, बट रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट विल रिमेन सेम। उसकी वजह क्या है कि रेजिस्टिविटी, देखें आप वायर को कट करें उसकी लेंथ कम हो रही है, तो बच्चों उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मैं कहता हूं जी मैंने क्या काम किया, वायर को बेंड कर दिया और उसकी शक्ल तब्दील कर दी है, भाई उसकी याद रखें नेचर तो चेंज नहीं ना हुई, रेजिस्टिविटी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है।
लेंथ और एरिया वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगर मैं कहता हूँ जी मैंने एक वायर को क्या किया, स्ट्रेच करके एक वायर की मैंने लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो बताएं उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, तो ये सेम रहेगी, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर मैं लेंथ को तो डबल करता हूँ, मैं एरिया को हाफ कर देता हूँ। ओ भाई तुम जो मर्जी करो, लेंथ को डबल करो, एरिया को हाफ करो, रेजिस्टिविटी का इन चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया वगैरह पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया वगैरह पर डिपेंड नहीं करती। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक टर्म है कंडक्टिविटी, एक टर्म है बच्चों कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/, ये रो बोले तो रेजिस्टिविटी, हाँ, और रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो मैं इसका फार्मूला बना दूंगा L/R इंटू ए, और इसका जो यूनिट होगा ये बन जाएगा 1/ओहम मीटर। ठीक है, तो ये बन जाएगा पर ओहम पर मीटर। तो पर ओहम पर मीटर डेट इज SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। और अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद ओपन करके तो इसको सोल्व करेंगे, ओहम की वैल्यू पुट करें, उसका रिवर्स लें, तो ये बन जाएगा पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर, पर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एम्पेयर स्क्वायर सेकंड की पावर 3। ये बच्चों इसका क्या बन जाएगा, SI बेस यूनिट बन जाएगा। कौन सा यूनिट बन जाएगा, SI बेस यूनिट। ओके बच्चों, पर ओहम पर मीटर इसका SI यूनिट है। और याद रखें रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात को अब हम आगे लेकर चलते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की टर्म भी आपने पढ़ी हुई है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, बल्कि आगे आप भूल ना जाएं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बच्चों हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये बराबर होती है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। ये क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पर केल्विन यानी टेम्परेचर। ये टी को टेम्परेचर बोला गया हमारी किताब में। अब फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस का मतलब होता है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस, नीचे टेम्परेचर अपनी जगह पे, ये टी टाइम नहीं है, तो ये डेल्टा आर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर चेंज है। ये टी भी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है। डेल्टा आर जो होता है ये आर टी माइनस आर नोड होता है, रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर। इसका फार्मूला क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर आर टी माइनस आर नोड, नीचे है आर नोड इंटू टाइम टेम्परेचर। अब देखें अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तो इसका यूनिट बड़ा आसान सा है, ऊपर आएगा ओहम, नीचे भी आएगा ओहम इंटू केल्विन। तो ओहम से कट गया, इसका जो SI यूनिट बचेगा बच्चों वो बचेगा हमारे पास पर केल्विन। क्या बचेगा, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पर केल्विन। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये जो फार्मूला है आर टी माइनस आर नोड ओवर आर नोड इंटू टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अपने माइंड्स में रखना है। अभी इससे रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। देखें कई दफ़ा से ऐसा होता है कि इसी रिलेशन से हम यहाँ से ये भी बात करते हैं, अल्फ़ा आर नोड टी इज़ इक्वल टू आर टी माइनस आर नोड। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस अल्फ़ा आर नोड इंटू टी। अब आर नोड को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा टी बचेगा। तो ये एक रिलेशन है
जो कि रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर के दरमियान में बनाया गया है। और ये जो अल्फा है यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये आपको ज़ुबानी आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर इसके बाद बच्चों इस रिलेशन के बाद अब दो बातें याद रखिएगा। अगर हम टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, इन केस ऑफ कंडक्टर्स टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। अच्छा, अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, अगर कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर। जब आप अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो आर टी है हाई, आर नोड है लो, डिवाइडेड बाय आर नोड इंटू टी अपनी जगह पे रहने दें। आप मुझे बस ये बताएं हाई वाली वैल्यू में से लो वाली को माइनस करें तो आंसर पॉजिटिव नहीं आता? यस, आंसर पॉजिटिव आता है। इसलिए बोलते हैं कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ये पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इनमें टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है और इसलिए फिर हाई माइनस लो करके तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आता है। अच्छा, मगर अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर्स की, तो बच्चों याद रखिएगा सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में क्या माहौल बनता है? सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब लो टेम्परेचर वाली रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ करेगी एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर। अब यहाँ पे जब आप अल्फा निकालेंगे तो लो माइनस हाई डिवाइडेड बाय वही आर नोड इंटू टी। अब आप लोग देखें, अब आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में है। इसीलिए बोलते हैं कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, अगर इसी फार्मूले में रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी आ जाए तो वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बन जाती है, वो सारी सेम है, बस रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टिविटी का वर्ड यूज़ हो जाता है। तो इससे आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। अच्छा, अब अगर आपको कभी अपनी बुक से इत्तेफाक हुआ हो तो बुक में ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट का एक टेबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों? एक टेबल बना हुआ है। अब उस टेबल के अंदर ये टेबल नंबर 13.1 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपने जुबानी याद करना है। इस टेबल के अंदर बच्चों डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी लिखी है। अब सेमीकंडक्टर, अच्छा मुझे एक बात बताएं, सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही लेते होते हैं, और कंडक्टर्स की एग्जांपल में तो आपको पता है गोल्ड भी आ जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा कॉपर आ गया। ठीक है, फिर इसके अलावा टंगस्टन आ गया वगैरह वगैरह। ये तो काफ़ी, ये जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, टंगस्टन वगैरह, ये सारे बच्चों कंडक्टर्स की एग्जांपल में आते हैं। अच्छा, अब अल्फा किन किन का नेगेटिव है? नेगेटिव अल्फा सिलिकॉन, जर्मीनियम और उसके बाद कार्बन का। या बुक में जो टेबल बना हुआ है आप इसको याद रख सकते हैं। कार्बन के लिए इसकी वैल्यू -0.0005 होती है। कितनी होती है? -0.0005। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो पर केल्विन होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसी तरह जो जर्मीनियम है उस केस में -0.05 है, -0.05 पर केल्विन है। और जो सिलिकॉन होती है बच्चों इसके केस में -0.07 पर केल्विन है। तो ये आपको इन तीनों की जुबानी आनी चाहिए। इसके बाद जो ऊपर वाले वैल्यूज़ हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये कार्बन, सिलिकॉन और जर्मीनियम के अलावा आपने देखना टेबल में किसकी, यानी कि इनमें से किसका अल्फा मैक्सिमम है, किन का अल्फा मिनिमम है, इनकी कांस्टेंटन के अल्फा की वैल्यू क्या है, कांस्टेंटन की रेजिस्टिविटी क्या है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बुक में आप लोगों ने टेबल में से लाजमी देख लेनी है। ठीक है जी, हमने कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस। अच्छा, अब ये जो जितने भी सिंबल पढ़े हैं ज़रा एक बार मुझे रिवाइज करवाएं। ये था आर, रेजिस्टेंस का सिंबल। ये था रेजिस्टिविटी का सिंबल रो। फिर एक हमने पढ़ा सिग्मा। ठीक है, फिर एक हमने पढ़ा अल्फा, ऐसे ही है। फिर एक हमने पढ़ा जी। अब देखें ये क्या था? ये थी रेजिस्टेंस। ये क्या थी बच्चों? रेजिस्टेंस। ये क्या थी? रेजिस्टिविटी। ये सिंबल्स को आपने मिक्स अप नहीं करना। ये क्या था? अब कई बच्चे कहेंगे ये स्ट्रेस है। ओ भाई होता है, मगर इस केस में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये कंडक्टिविटी है। ये अल्फा एंगल नहीं है, ये अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। ये दोनों केसेस में ये रेजिस्टिविटी वाला है, ये रेजिस्टेंस वाला है, याद रखें। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये जी क्या है बच्चों? ये जी है कंडक्टेंस। ये जी क्या है? कंडक्टेंस।
तो ये फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों को ज़हन में आने चाहिए। तो रेजिस्टेंस का एक फार्मूला दोबारा से याद रख लें, रो एल ओवर ए था। तो बच्चों कंडक्टेंस का इस चक्कर में फिर कंडक्टेंस का जो फार्मूला होगा वो ए ओवर रो एल होगा। तो याद रखें जिस तरह रेजिस्टेंस का तो लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन था और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन था, इसी तरह जो ये कंडक्टेंस होती है ना, कंडक्टेंस, इसका एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये बात नहीं आपने भूल, ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की बात हो रही है, जबकि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी वो एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अच्छा अब देखें, अगर मैं बच्चों एक काम करता हूँ, गौर से सुनिएगा, अब क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है यार। एक वायर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस है आर और उस वायर की लेंथ है एल और उस वायर का एरिया है ए। अगर मैं क्या काम करता हूं, किसी वायर की लेंथ को डबल कर देता हूं और एरिया को भी डबल कर देता हूं, तो बताएं अब रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन अब हमारा बन गया। अगर किसी वायर की लेंथ एल थी, एरिया ए था, मैंने लेंथ को भी डबल कर दिया, एरिया को भी डबल कर दिया, तो सर ऐसे केस में रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। हम रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे रो एल ओवर ए। अब हमें पता है लेंथ और एरिया के चेंज करने से ये तो चेंज नहीं होगी। अच्छा अब ये वैसे ही रहेगी, लेंथ को आपने डबल किया, एरिया को भी आपने डबल किया, तो ये 2 से कट गया, तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या रही, तो जो न्यू रेजिस्टेंस आई बच्चों वो तो पहले जितनी ही रही, तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं। अच्छा ये होगी एक बात। अगली बात ज़रा गौर से सुनिए, अगर मैं क्या काम करता हूँ, मैं आपको यही क्वेश्चन ऐसे देता हूँ कि यार एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, अगर मैं क्या काम करता हूँ, उसकी लेंथ को डबल कर देता हूँ, लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया। अब एरिया को हाफ कर दिया, हाफ्ड कर दिया और लेंथ को डबल कर दिया, अब रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हम कहेंगे रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो, लेंथ को डबल किया, एरिया को हाफ किया, ठीक है। तो अब ये कितना बन जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें ये आर प्राइम आएगा ना, चेंज होके आएगा, तो आर प्राइम इज इक्वल टू 4 रो एल ओवर ए, 2 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रो एल डिवाइडेड बाई आई। और अब रो एल ओवर ए की जगह पे मैं आर लिख देता हूँ, तो अब देखें न्यू रेजिस्टेंस पहले से 4 गुना आ गई। सर जी अब आप अगर गौर से देखें ना, मैंने इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी ये वर्ड नहीं बोला कि वायर को स्ट्रेच किया है। मैंने बताएं कहीं पे बोला हूँ मैं कि मैंने वायर को स्ट्रेच किया है ना, मैंने वायर की स्ट्रेचिंग की बात कहीं पर भी नहीं की, वायर की स्ट्रेचिंग की बात मैंने कहीं पर भी नहीं की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वायर को स्ट्रेच करें, अब जरा देखें, मैं तो जस्ट ये बोला था लेंथ को डबल किया, एरिया को ये किया, फलाना ये वो, अच्छा मगर अगर मैं ऐसे कहूं अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस आर है, इज स्ट्रेच्ड सच दैट, देखिए अगर हमने उसको इस तरीके से स्ट्रेच किया, इट्स लेंथ इज डबल्ड, इज लेंथ इज डबल्ड, कहते हैं आपने उसको इस तरीके से स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ डबल्ड हो गई है। कितनी हो गई है, डबल हो गई है। नाउ आर न्यू यानी न्यू रेजिस्टेंस, अब के केस में न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी, हुए सर अब देखें, अब जरा माहौल बदलेगा। अगर आप वायर को स्ट्रेच करते हैं, गौर से सुनना मेरी बात, जब आप वायर को क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने से जब आप उसकी लेंथ को डबल करते हैं, लेंथ को क्या करते हैं, डबल करते हैं, ऑटोमेटिकली बच्चों उसका जो एरिया होता है वो पहले से आधा हो जाता है। देखें मैं कहता हूँ मेरे पास एक वायर थी, स्ट्रेचिंग से पहले उसकी लेंथ थी ये एक वायर है ऐसे, ये इतनी मोटी है और ये ऐसे है, इसकी लेंथ एल है, एरिया ए है। मैं जब इसको स्ट्रेच करूंगा तो बच्चों ये तो वायर लंबी तो होगी, मगर आप देखें ये पहले से पतली हो गई, ये लंबी तो होगी मगर पहले से पतली, इसका मतलब लेंथ डबल हुई तो एरिया क्या हो गया। तो स्ट्रेचिंग से जब लेंथ डबल होती है, एरिया की ना भी जिक्र किया हो, तो याद रखें तो अब न्यू रेजिस्टेंस आएगी, रो लेंथ डबल होगी, एरिया ऑटोमेटिकली हाफ हो गया, तो ये 2 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रो एल ओवर ए। और अब हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी, याद रखिएगा वो पहले से 4 गुना आएगी। तो अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जाए
और स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को अगर इस तरीके से स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ डबल हो गई तो एरिया ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। या अगर वो कहते हैं स्ट्रेच किया कि एरिया हाफ हो गया है, तो एरिया की इन्फॉर्मेशन दी, इट मीन्स लेंथ। अगर एरिया कम होगा लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया लेंथ बढ़ेगी एरिया कम हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो अगर मैं आपको कहता हूँ जी अगर वायर की रेजिस्टेंस 30 ओम होती और मैं उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर देता, तो अगर स्ट्रेच करके लेंथ को डबल किया है तो बच्चों जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी, अब वो कितनी आएगी, वो पहले से 4 गुना आएगी। तो आपका आंसर जो होगा वो 120 ओम बन जाएगा। तो अगर आपको वैल्यू दी हो, आप वैल्यू के लिहाज से भी इस एमसीक्यू को क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लें जी, ये आपका एक और क्वेश्चन हो। ये स्ट्रेचिंग वाली बात समझ में आ गई है बच्चों? अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको ये क्वेश्चन कहता हूँ कि यार मैंने एक वायर है उसको स्ट्रेच करके ना उसकी लेंथ को 3 गुना किया है। लेंथ को अगर मैंने 3 गुना किया तो एरिया कितना हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। अब की बार रेजिस्टेंस कितनी आएगी, तो जो अब की बार न्यू रेजिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 9R। कितनी आ जाएगी बच्चों, वो 9R। तो आप बजाय ये काम करने के आप सिंपली एक शॉर्टकट याद रखें कि आर न्यू जो आएगी वो n स्क्वायर इंटू आर आएगी, बात खत्म। आप वायर को स्ट्रेच करके, जितना भी आप वायर को स्ट्रेच करके अब उसको चेंज कर रहे हैं, वायर को स्ट्रेच किया, जितना स्ट्रेच किया बस उसका स्क्वायर लें और आर से मल्टीप्लाई करवा दें, बात खत्म। स्ट्रेच करके आपने लेंथ को जितना भी चेंज किया है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे पुट करें और आप लोग आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये कहूं कि यार अगर एक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रख के, एक मैस कांस्टेंट रख के एरिया को डबल किया जाए, तो फिर बताएं क्या फर्क पड़ेगा। आप देखें मैंने मैस वाली बीच में एमी बात कर दी है। अब मैं आप सबसे पहले रेजिस्टेंस का वो फार्मूला देखने जाऊंगा जहां पे मैस भी है। तो देखें रेजिस्टेंस का कौन सा फार्मूला जिसमें मैस भी है, वो ये वाला है। तो इस फार्मूले में मैं आपको कह रहा हूं मैस को कांस्टेंट रख के रेडियस को डबल कर रहा हूं, मैस को कांस्टेंट रख के बल्कि एरिया को डबल कर रहा हूं। तो देखें जब ये वाला फार्मूला देखें, तो जब मैस कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी और डेंसिटी तो पहले ही कांस्टेंट है। अगर तो मैस कांस्टेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का एरिया के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि अब जो रेजिस्टेंस आएगी वो पहले से कितने गुना कम आया करेगी, जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी वो पहले से n स्क्वायर टाइम्स कम आएगी। कितने गुना कम आएगी, n स्क्वायर टाइम्स कम आएगी। तो बाय कीपिंग द मैस कांस्टेंट इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड, अगर अब मैं एरिया को डबल कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो पहले से 4 गुना हमारे पास कम आएगी। और अगर मैं कहता हूं बाय कीपिंग द मैस कांस्टेंट इफ रेडियस इज डबल्ड, ये देखिए यहां से अगर मैं मैस को कांस्टेंट रखूं बाकी फैक्टर्स भी कांस्टेंट हैं, तो देखिए रेजिस्टेंस का रेडियस की पावर 4 के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो जब हम अगर क्या काम करते हैं, तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी बच्चों वो पहले से n की पावर 4 गुना कम आएगी, n की पावर 4 गुना कम आएगी। तो ये बस रिलेशंस हैं, ये बियॉन्ड द लिमिट जाके आपको ये बातें बताई गई हैं, ताकि थोड़ा बहुत अगर आपका दिमाग ख़राब होना भी है तो बस एक बार इसको देख लें, मगर कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता होता है कि यार अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे पास एक एल्यूमिनियम का पीस है, लास्ट क्वेश्चन इसका, एल्यूमिनियम का एक पीस है और एक हमारे पास बच्चों जर्मीनियम का पीस। एल्यूमिनियम और जर्मीनियम को हमने क्या काम किया है, कूल्ड किया है फ्रॉम रूम टेम्परेचर। इनको हमने क्या कर दिया है, कूल्ड कर दिया है। जब हम इनको कूल्ड कर देंगे तो बताएं इनकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, बड़ी हाई लेवल की बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। एल्यूमिनियम इज़ अ कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज़ कंडक्टर, जबकि जर्मीनियम इज़ सेमी कंडक्टर। अच्छा, अब आपने कूल किया है, इसका मतलब है कि आपने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया है। कूल के मुराद है टेम्परेचर डिक्रीज़ किया है। तो देखिए कंडक्टर्स में, अब कंडक्टर्स में हमें पता है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, सेमी कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब सेमी कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाएगी। तो मैं कहूँगा एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, एंड जर्मीनियम की जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी।
तो लो बच्चों, ये कुछ MCQs थे। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर MCQs कुछ और भी लिखेंगे और उनकी डिस्कशन करेंगे, मगर आज का भाषण हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी से आगे बातें इंशाल्लाह कल होंगी।